लीबिया उत्तर में भूमध्य सागर और दक्षिण पश्चिम में सहारा रेगिस्तान के करीब बसा हुआ एक शानदार देश है। यह अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा देश है। वर्ष 2011 में अमेरिका ने जिन बातों के बारे में बताया, भारत में कई लोग आज तक उन्हीं बातों को सच मानते हैं। लेकिन सच तो कुछ और ही है जो आज हम आपको बताने वाले हैं। खुद अमेरिका ने कई बार इस बात का जिक्र किया कि अगर सद्दाम हुसैन और गद्दाफी आज जिंदा होते तो दुनिया की तस्वीर कुछ और ही होती। आमतौर पर तानाशाहों को उनकी क्रूरता और बर्बरता के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी तानाशाह था जो खूंखार तो था ही, लेकिन इसके साथ ही उसने देश की जनता के लिए जो किया वो शायद ही किसी देश के शासक या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने किया। आइए जानते हैं इस तानाशाह के बारे में जिसकी बहुत सारी बातें लोग जानते भी नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। ये साल था 1942 जब उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तान सिरते लीबिया के दक्षिण में एक गरीब बेडुइन परिवार में जन्म होता है एक बच्चे का। वो बच्चा कोई और नहीं था, उसका नाम था मुअम्मर अबू मिनियार अल गद्दाफी, जो आगे चलकर एक बहुत ही बड़ा शासक बनने वाला था। गद्दाफी अपने परिवार के साथ सुदूर रेगिस्तान शिविर में रहते थे। उन्होंने 9 साल की उम्र में सेबा के एक माध्यमिक विद्यालय में जाना शुरू कर दिया था। उस विद्यालय में एक बार मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर आए हुए थे, जहां उन्होंने उनके भाषणों को सुना। वो उनके भाषणों से बहुत प्रेरित हुए और वहां से शुरू हुई एक प्रतिबद्ध अरब राष्ट्रवादी बनने की कहानी। गद्दाफी ने अपने साथी छात्रों को सेबा में क्रांतिकारी अध्ययन समूहों में संगठित किया। उन्होंने त्रिपोली में लीबिया विश्वविद्यालय में अभ्यास जारी रखा, जहां उन्होंने 1963 में इतिहास की डिग्री प्राप्त की। अपने स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद गद्दाफी ने बेंगाजी में लीबिया सैन्य अकादमी में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने पाया कि कई कैडेट उनके पश्चिमी विरोधी राष्ट्रवाद के प्रति सहानुभूति रखते थे। 1965 में लीबिया की सेना में शामिल होने के बाद उन्होंने लीबिया के राजा किंग इदरीस को उखाड़ फेंकने के लिए जमीनी कार्य शुरू किया, जिसे वह पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों का मोहरा मानते थे। 4 साल के भीतर गद्दाफी ने सेना पर नियंत्रण कर लिया और 1 सितंबर 1969 को एक सुनियोजित तख्तापलट में सत्ता पर कब्जा कर लिया। सत्तारूढ़ क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष के रूप में सरकार की कमान संभालने के बाद गद्दाफी ने खुद को कर्नल के पद के साथ लीबिया की सशस्त्र सेना और उसकी सरकार का कमांडर इन चीफ घोषित किया। गद्दाफी ने जल्द ही सभी विदेशी बैंकों और तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके और लीबिया में सभी यूरोपीय सैन्य ठिकानों को बंद करने का जोर देकर लीबिया के लिए अपनी लंबे समय से चली आ रही योजनाओं को लागू करना शुरू कर दिया था। गद्दाफी लीबिया को शुरू से ही एक मजबूत और समृद्ध देश के रूप में देखना चाहते थे। 2 मार्च 1977 को जनरल पीपल्स कांग्रेस ने गद्दाफी के आदेश पर लोगों के प्राधिकरण की स्थापना पर घोषणा को अपनाया। लीबियाई अरब गणराज्य को भंग करके इसे ग्रेट सोशलिस्ट पीपल्स लीबियाई अरब जमहीरिया नाम प्रतिस्थापित किया। कहते हैं गद्दाफी ने अपने राज में पूरे देश के लोगों का बिजली बिल माफ कर दिया था। लोग जितनी भी बिजली इस्तेमाल करते थे उसका सारा खर्च सरकार उठाती थी। गद्दाफी के शासनकाल में लीबिया अरब और अफ्रीकी क्षेत्र में एक ऐसा देश था जहां के नागरिकों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा और इलाज की सुविधा थी। अगर लीबिया के किसी नागरिक को लीबिया से बाहर जाकर पढ़ने की इच्छा होती तो उसका पूरा खर्च सरकार उठाती थी। गद्दाफी ने अपने राज में यह तय कर दिया था कि लीबिया के हर नागरिक को उसका खुद का घर देना सरकार की जिम्मेदारी है। कहा जाता है कि गद्दाफी ने कसम खाई थी कि जब तक देश के हर व्यक्ति को उसका खुद का घर नहीं मिल जाता तब तक वो भी अपने माता पिता के लिए घर नहीं बनवाएंगे। लीबिया के जितने भी बैंक थे उन बैंकों की सबसे बड़ी सुविधा ये थी कि देश के लोगों को लोन लेने पर ब्याज नहीं देना पड़ता था, सिर्फ उन्हें ली हुई लोन की रकम ही चुकानी पड़ती थी। गद्दाफी ने एक मानव निर्मित नदी की डिजाइन तैयार की थी। आज इस नदी को
लीबिया की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजक भी कहा जाता है। अगर किसी लीबियन नागरिक को खेती के जरिए बिजनेस करना होता तो सरकार उसे खेती के लिए जगह और मुफ्त में बीज देती थी, और यह आज भी जारी है। कहते हैं कि लीबिया में शादी करने वाले हर जोड़े को गद्दाफी की तरफ से $50,000 यानी करीब आज के 35 लाख रुपए दिए जाते थे। इसके अलावा अगर कोई महिला किसी बच्चे को जन्म देती थी तो उस महिला और उसके बच्चे को $5,000 दिए जाते थे। गद्दाफी को लंबे सार्वजनिक सत्रों में भाग लेने में बड़ा मजा आता था, जहां लोगों को उनसे सवाल करने के लिए आमंत्रित किया जाता था, जिन्हें अक्सर टीवी पर प्रसारित किया जाता था। पूरे लीबिया में जहां वह दिखाई देते थे, समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। ब्राज़ील के 2 प्लास्टिक सर्जन लियासीर रिबेरो और फेबियो नकाचे ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें 1994 में गद्दाफी द्वारा हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए काम पर रखा गया था, और गद्दाफी को जवान दिखने में मदद करने के लिए उनके चेहरे पर पेट की चर्बी इंजेक्ट करने के लिए कहा गया था। गद्दाफी ने जहां गलत कार्य किए वहां थोड़े बहुत अच्छे कार्य भी किए थे। 20 अक्टूबर 2011 को सिरते में एनटीसी के नाटो विमानों द्वारा मुअम्मर गद्दाफी के काफिले पर हमला किया गया, जिसके बाद गद्दाफी को सिरते के पश्चिम में पकड़ा गया और कुछ ही समय बाद मार दिया गया। एनटीसी ने शुरू में दावा किया कि गद्दाफी की मृत्यु एक गोलीबारी में हुई चोटों से हुई, जब वफादार बलों ने उसे मुक्त कराने का प्रयास किया। हालांकि उनके अंतिम क्षणों का एक ग्राफिक वीडियो भी बना था, जिसमें विद्रोही लड़कों ने पहले उन्हें पीटा और फिर उनमें से एक ने उन्हें गुदा में छुरा घोंपा। इससे पहले उन्हें कई गोलियां मारी गई थी। तो दोस्तों, ये थी मुअम्मर गद्दाफी के बारे में कुछ ऐसी अनसुनी बातें जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आप हमारी वीडियोस को कभी मिस ना कर सकें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।